Okay, so next we will discuss about the membrane proteins. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था किसी ने अच्छे से? यस, मैंने स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स आपको बताए थे. इन दैट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज द मोस्ट करेक्ट मॉडल. ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बाई लेयर होती है, दी अपर लेयर, लोअर लेयर, हाइड्रोफोबिक हेड्स होते हैं, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल होती है. ओके, सिंगर एंड निकलसन ने बताया था. अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स. सो दिस आई हैव आल्सो डिस्कस्ड. बता सकते हैं टोटल कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल? 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स वर देयर. सर 3 टाइप्स के. कुछ होते थे अंदर होते थे बेटा, इनसाइड प्रेजेंट. ओके, कुछ होते थे जो केवल सरफेस पे प्रेजेंट हो, और कुछ होते हैं लिपिड लिंक प्रोटीन्स, प्रोटीन जो अपर पार्ट में है लेकिन लिंक हैं लिपिड्स के साथ. सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. If I say plasma membrane or cell membrane, both are the same things. So one are the integral proteins or the intrinsic proteins. Okay, another are the peripheral proteins or the surface proteins, or you can say extrinsic proteins. The peripheral, surface or extrinsic proteins. And third one are the lipid anchored proteins. Okay, these 3 types of the proteins are common in the cell membrane. First we will discuss about the extrinsic proteins or the peripheral proteins. Integral proteins जो होते हैं, okay, they are embedded inside the plasma membrane. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स में 2 डोमेन्स होती हैं. एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है, और एक सरफेस डोमेन होती है जो दोनों तरफ है, साइटोसोलिक फेस की तरफ भी और सेल में आउटसाइड की तरफ भी. ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स हमेशा ही एम्फीपैथिक होते हैं, ध्यान रखिएगा. एम्फीपैथिक क्या होते हैं? both hydrophobic as well as hydrophilic. Hydrophobic as well as hydrophilic. So integral proteins are always amphipathic. ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स का मैक्सिमम पार्ट तो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक. ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अंदर, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन्स का मैक्सिमम पार्ट अंदर की साइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनर साइड में, तो मैक्सिमम पार्ट तो हाइड्रोफोबिक होता है, प्लस लेस पार्ट क्या होता है आपका? हाइड्रोफिलिक भी होता है. और बार बार हम इनको प्रोटीन बोल रहे हैं तो इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? प्रोटीन है, इसका मतलब किसके बने हुए हैं? ये अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स के. ठीक है, ये सभी ध्यान रखेंगे. प्रोटीन्स हैं तो ये किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड्स के. दूसरी चीज, अब ये प्रोटीन है तो आपने अगर याद हो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा भी होगा, तो हर एक प्रोटीन एक जैसा नहीं होता. स्ट्रक्चरली प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी. अगर क्विकली मैं इनको समराइज करूं तो प्राइमरी क्या होते हैं? केवल अमीनो एसिड्स की सिंपल चेन होती है. ठीक है, एक अमीनो एसिड में, एक सिंगल प्लेन में, जिस तरह से कोई रस्सी हो, एक सिंगल प्लेन में अमीनो एसिड्स की चेन होती है. एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग क्या होती है? एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना. हाँ सर, पेप्टाइड बॉन्ड. यहां जो बॉन्डिंग होती है बेटा पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है. ठीक है,
तो केवल एक सिंपल प्राइमरी प्रोटीन्स में बॉन्डिंग जो होती है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। सेकेंडरी प्रोटीन्स जो होते हैं, सेकेंडरी में क्या होती है, एक से ज्यादा अमीनो एसिड चेन हो जाती हैं। सपोज एक ये अमीनो एसिड चेन है, पेप्टाइड चेन एक ये है। तो सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्काइल चेन जो होती है आर, ठीक है, उनके बीच में भी इंटरेक्शन हो जाती है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। किस तरह से, देखिए ये कोई सिंपल चेन है, सपोज ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा, अब इनके बीच में तो भाई पेप्टाइड बॉन्डिंग ही है, ठीक है। एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड ही है, तो अभी तो ये लीनियर एक प्राइमरी अमीनो एसिड ही है, ठीक है। सेकेंडरी कब बन जाता है, जब इनके फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में भी, सपोज पहला अमीनो एसिड चौथे अमीनो एसिड के साथ, तीन छोड़ के पांचवे के साथ बॉन्डिंग बना ले, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर ये अमीनो एसिड अगले के साथ, तीन छोड़ के पांचवे के साथ ये बॉन्डिंग बना ले। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा। जिस तरह से लेडर होती है, ये लेडर है, ये दो अमीनो एसिड की चेन है 1 2, अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? क्या दो रस्सियां आपस में स्टेबल है? ये एक चेन है बेटा अमीनो एसिड की, ये स्टेबल नहीं है, ये दूसरी है, ये भी स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर इनको आप आपस में अटैच कर दो इस तरह से, तो अब ये एक लेडर बन गई, अब ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में दो अमीनो एसिड चेन ज्वाइन हो जाती हैं। इस तरह से भी ज्वाइन हो सकती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, कि एक अमीनो एसिड के बाद तीन अमीनो एसिड छोड़ के पांचवे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट्स में भी अटैच हो सकती है, कि एक शीट अमीनो एसिड की दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, और ये आपस में लेडर लाइक अटैच हो गए, ठीक सर है। तो फिर पॉलीराइबोसोम्स किसको कहते हैं? ये अल्फा हेलिकल वाले को ही तो कहते हैं। पॉलीराइबोसोम एक अलग चीज है बेटा। पॉलीराइबोसोम्स तो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जब राइबोसोम्स बहुत सारे हों, जैसे एक सिंगल राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम राइबोसोम ही कहेंगे। जब राइबोसोम्स यूनिट बना लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, तो उस कंप्लीट यूनिट को, जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, उस कंप्लीट यूनिट को पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स को थोड़ी ना पॉलीराइबोसोम बोलते हैं बेटा। अल्फा हेलिक्स तो एक जनरल स्ट्रक्चर है। कोई भी प्रोटीन जो है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सिंपल प्रोटीन है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं। तो ये केवल एक स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब है अमीनो एसिड्स किस तरह से ज्वाइन है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में ज्वाइन है, और कैसे एक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से तो लिंक है ही, प्लस एक अमीनो एसिड तीन अमीनो एसिड्स को छोड़ के जो चौथा अमीनो एसिड है उसके अल्काइल ग्रुप से भी उनके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह के प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन को अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। बीटा प्लेट में क्या होता है, बीटा प्लेट में भी अमीनो एसिड्स की चेन है। देखिए ये अमीनो एसिड चेन है, ये एक चेन है, ये दूसरी है। अभी आपस में कनेक्ट नहीं थे, अभी ये दोनों ही प्राइमरी प्रोटीन है। अब ये दोनों देखिए कैसे सेकेंडरी बन गए, जब इनके बीच में आपस में भी बॉन्डिंग हो गई। साइड में इनके अल्काइल चेन थी, आर था, ठीक है, उनके बीच में भी बॉन्डिंग हो गई, कैसी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बीटा प्लेटेड शीट बन गए, ठीक है। टर्सरी हो सकते हैं। अब टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में हो सकता है अल्फा हेलिक्स भी हो, सॉरी बीटा प्लेटेड शीट्स भी हो और अल्फा हेलिक्स भी हो। अब कोई प्रोटीन है सपोज जिसमें अल्फा हेलिकल चेन भी है और बीटा प्लेटेड शीट्स भी हैं, प्लस इधर भी कनेक्टेड है आपस में, मींस तीनों प्लेन में 3D स्ट्रक्चर बना ली, तो वो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वार्टनरी क्या होता है, सुपर क्वार्टनरी या क्वार्टनरी क्या होता है, एक टर्सरी दूसरा टर्सरी, ठीक है, कहीं तीसरा टर्सरी कहीं चौथा टर्सरी, और ये भी आपस में कनेक्ट हो जाए सारे, यानी बॉन्डिंग्स और ज्यादा हो जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाए, वेंडरवॉल फोर्सेस भी हो जाए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी हो जाए, ऑल काइंड ऑफ द बॉन्डिंग इफ फॉर्म, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी हो जाए। अगर किसी अमीनो एसिड में सल्फर है, ठीक है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यस, एनी वन एग्जांपल बेटे। अच्छा एक आध अमीनो एसिड के नाम बताइए।
कोई भी एक दो अमीनो एसिड बताइए बेटा, पढ़े होंगे आपने। लाइसिन, आर्जिनिन, यस। सर थाइमिन। कौन सा कॉमन होता है? यूरेसिल, मिथियोनिन, सिस्टीन, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। देखिए सिस्टीन है सपोज, ठीक है, सिस्टीन में क्या है आपका सल्फर है, तो सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्डिंग बनती है डाई सल्फाइड ब्रिजेस या डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। तो इस तरह की बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो जैसे जैसे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट काइंड के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल प्रोटीन्स, हम इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात कर रहे थे। ऑलवेज क्या होते हैं? एम्फीपैथिक। क्लियर है? यहां तक तीनों टाइप के प्रोटीन्स के नाम क्लियर हैं? यस सर। चलिए पहला हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। लेस कॉमन है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते, ठीक है, केवल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सरफेस जो है वो दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोसोलिक एंड पे भी और नॉन साइटोसोलिक एंड पे भी। ये पॉइंट समझ गए? साइटोसोलिक एज वेल नॉन साइटोसोलिक मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, ये अपर लेयर है तो यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं, तो इन दोनों को ही हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहेंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक टुवर्ड्स द साइटोसोल, एक्सट्रिंसिक टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड। आउटसाइड में कुछ भी हो सकता है, प्लांट है तो प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल है तो कोई दूसरी सेल हो सकती है, दूसरी सेल के साथ बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है इनका? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का मतलब एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में बाहर सेल वॉल नहीं है, तो एक सेल और दूसरी सेल जो कनेक्टेड होती है मेनली एनिमल्स में, ठीक है। ह्यूमंस में, एनिमल्स में बात करें तो एक चीज होती है बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सुनी होगी आपने, ECM। यस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सुनी है किसी ने? आवाज आ रही है मेरी? यस, माय वॉइस इज क्लियर बेटे? यस सर। मैं बता देता हूँ बेटा, सेल के बाहर, एनिमल्स में सेल के बाहर एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन से एक एनवेलप बना होता है, वो एनवेलप एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपने गैप जंक्शन भी सुना होगा। सेल के जो जंक्शंस होते हैं, एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट कराने के लिए काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ECM के भी कंपोनेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने में। पढ़ेंगे हम ECMs को भी डिटेल में, डोंट वरी। तो मेनली ECM या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक सेल को दूसरी सेल से अटैच कराने के लिए। ये एक सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये सरफेस प्रोटीन है, ठीक है। ये दूसरी सेल है, इसके सरफेस पे ये प्रोटीन है, तो ये आपस में अटैचमेंट कराने के लिए मेनली हेल्प करते हैं, ठीक है। खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या आयोनिक इंटरेक्शन से, डिफरेंट काइंड ऑफ आयोनिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं, आयोनिक इंटरेक्शन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंडेड होते हैं। क्योंकि सरफेस प्रोटीन है, तो सरफेस प्रोटीन है तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी किसी तरह तो बाउंड होंगे, ठीक है। तो जो ग्लिसरॉल हेड होता है, जो हेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या आयनिक इंटरेक्शन से ये क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन है ये, इसके अलावा भी इंटरेक्शन हो सकती हैं, बट दीज आर मोस्ट कॉमन। ओके, ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं। एक एग्जांपल आता है बेटा इसमें एन कायरीन या स्पेक्ट्रीन का, पढ़ा है स्पेक्ट्रीन?
एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन, ठीक है, दोनों क्या है आपके एक तरह से डिपेंडेंट प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन है दोनों, कैसे प्रोटीन है ये, एक्सट्रेंसिक, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, उसके सरफेस, उसकी मेम्ब्रेन, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो भी एक सेल है, उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है एनकायरिन या स्पेक्ट्रिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक रेड ब्लड सेल को दूसरी रेड ब्लड सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जांपल है क्या, स्पेक्ट्रिन या एनकायरिन। क्लियर है? भारद्वाज सर छुट्टी पे चल रहे हैं, हाँ फोन उनका स्विच ऑफ है। सो एग्जांपल क्लियर है बेटा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पे, एक्सट्रेंसिक सरफेस पे, इसीलिए एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है। काम क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना आरबीसी का, ठीक है, साइटोस्केलेटन बनाना। क्लियर है? एग्जांपल पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं और उसका एग्जांपल क्या है। हमें डिटेल में ये नहीं पढ़ना बेटा, हमें तो पढ़ना है पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये उसका एग्जांपल है स्पेक्ट्रिन। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे जब मास्टर्स करेंगे, ठीक है। क्लियर है पेरिफेरल प्रोटीन? यस सर। ओके, नेक्स्ट होते हैं बेटा इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मेन रोल क्या होता है बेटे, ट्रांसपोर्ट करना। उनका मेन रोल क्या था, मैंने आपको बताया था, एक्सट्रिंसिक का मेन रोल क्या है, अटैचमेंट कराना एक सेल की दूसरे सेल से, ठीक है, या डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स फॉर्म करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स का मेन रोल क्या होता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमेशा एम्पीपैथिक होते हैं। This I have also discussed. Empathic means आशा, यस मैडम अभी क्लास में हूं मैं, लैब 01305, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे। यस बेटे, एम्पीपैथिक क्या होते हैं, आशा, भूमिका। जस्ट मैंने बताया था इंटीग्रल प्रोटीन्स एम्पीपैथिक होते हैं, मींस both hydrophobic as well as yes, hydrophilic. both hydrophobic as well as the hydrophilic. See, the cell bio is very very important. सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेल बायो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए हम क्लियरली और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं which are present inside, okay, suppose this is an integral protein, this is an integral protein, जब इनको हम एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट में किस तरह से हेल्प करते हैं, वी विल स्टडी दैट इट मे बी अ कैरियर प्रोटीन और अ चैनल प्रोटीन। सिंपली कोई चैनल हो सकते हैं, ठीक है, चैनल प्रोटीन्स को हम सिंपली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोल देते हैं कि चैनल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दे मे बी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, कैरियर भी हो सकते हैं, खुद मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके और उसको क्या कराएं, ट्रांसपोर्ट कराएं। तो जब ये क्या है आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, तो ये सिंगल पास भी हो सकते हैं और मल्टी पास भी हो सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन को एक सिंगल टाइम भी पास कर सकते हैं और मल्टी टाइम्स भी पास कर सकते हैं। सपोज ये कोई इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, अब प्रोटीन जस्ट आई हैव डिस्कस्ड दोज आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है, तो हर एक अमीनो एसिड में, सपोज ये अमीनो एसिड की चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच, OH और H, इसका एक H NH2 है ये, ठीक है,
इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये OH और H ये वाटर बना लेते हैं, एलिमिनेट क्या हो जाएगा, वाटर। ध्यान से समझेंगे, NH2 था, मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड बताना जरूरी है क्योंकि इसमें फिर हम टर्मिनल्स लिखेंगे। ये NH2 है बेटा, NH2, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओके। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH NH का एक H वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर ये एलिमिनेट हो गया तो N और C आपस में बाइंड हो गए, ठीक है। N और C आपस में क्या हो गए, बाइंड, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इधर था एक अमीनो एसिड, इधर था दूसरा अमीनो एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया था, तो इधर आपका अमाइन ग्रुप लगा लीजिए, इधर R इधर H। ये एक अमीनो एसिड था, ये दूसरा अमीनो एसिड था, ओके। एक अमीनो एसिड का NH2, दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपस में क्या हो गए, बाइंड हो गए, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इस अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप फ्री है, इस अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप फ्री है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, क्योंकि इसका अमाइन ग्रुप तो बॉन्ड कर चुका। इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्ड कर चुका, तो इसका कौन सा एंड फ्री है, अमाइन ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो अमाइन ग्रुप को हम लिखते हैं एन टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लिखते हैं C टर्मिनल। क्लियर है? यानी इसमें अगर आप फर्दर अमीनो एसिड्स भी ऐड करना चाहें तो ये अमाइनो एसिड, ये अमाइन ग्रुप अवेलेबल है किसी दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए। इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है किसी अनदर अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए। क्लियर है? तो फ्री एंड को हम बोलते हैं C टर्मिनल, जहां कार्बोक्सिलिक है। जिधर अमाइन ग्रुप फ्री है उसको हम क्या बोलते हैं, N टर्मिनल। क्लियर है? बताइए, C टर्मिनल और यस सर, क्लियर है? Yes, यस sir. सर क्लियर। तो सिंगल पास क्या होंगे, जो एक ही बार पास करें मेम्ब्रेन से, ठीक है। इधर N लिख लीजिए, इधर C लिख लीजिए, या इधर N इधर C। ये कोई प्रोटीन है बेटा, अमीनो एसिड चेन है, उसका लास्ट अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप फ्री है, इधर लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, C टर्मिनल। तो सिंगल पास क्या हो सकते हैं, N टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक। सिंगल पास में N टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक, N टर्मिनल नॉन साइटोसोल की तरफ है, N टर्मिनल साइटोसोलिक, या हम कह सकते हैं C टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक, ठीक है। किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, एक ही हम स्टैंड रखेंगे, हम रखेंगे नॉन साइटोसोलिक स्टैंड। तो हम फिर क्या बोलेंगे, N टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक या C टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक, सिंगल पास प्रोटीन में, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन हम कल पढ़ते हैं, ओके। कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सो आज इतना ही करते हैं हम, ठीक है।